इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज में अब योगी सरकार में पूजा पाठ भी करना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। ताज़ा मामला प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के कटघर इलाके का है, जहां पर एक व्यक्ति ने ट्रस्ट को अपने मकान का कुछ हिस्सा दिया था और जिसमें कार्यालय भगवान जगन्नाथ का बनाया गया था और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापित की गई। जिसके बाद भक्त के मनोज जायसवाल के 3 सगे भाई विनोद, प्रमोद, नीरज तथा उनके बच्चों ने कार्यालय में कब्जा करने की कोशिश की और आरोप लगाया कि यहां मंदिर बनाया जा रहा है। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मुट्ठीगंज ने यहां पर ताला लगा दिया और पूरी तरह से भगवान कार्यालय में कैद हो गए। पीड़ित मनोज जायसवाल ने अब आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई, तो आला अधिकारी ने भी माहौल ख़राब करने का आरोप लगाते हुए वहां से वापस भेज दिया, ऐसा मनोज जायसवाल का आरोप है। मनोज जायसवाल के अनुसार भगवान अब कैद में हैं और उनको रिहा कराने के लिए वे मदद की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरह से उन्होंने अपने निजी पैसे से खरीदे मकान को ट्रस्ट को दिया था और किस तरह से उनके भाइयों ने बगल के ही पुश्तैनी मकान से जुड़े हुए कब्जा करने की कोशिश की है और क्या पूरा मामला है, आइए दिखाते हैं आपको। अपना निजी मकान है। मैं भगवान जगन्नाथ जी से बहुत प्रभावित हूँ, उनकी पूजा पाठ करता हूँ। मेरे मन में श्रद्धा आई, भगवान जगन्नाथ जी के लिए एक कार्यालय का निर्माण का एक संस्था बना दे, ट्रस्ट बना के। उस ट्रस्ट के अंतर्गत हमने तमाम लोगों को उसमें ट्रस्टी बना दिया और वहाँ कार्यालय निर्माण किया। वहाँ भगवान को स्थापित करके पूजा पाठ हो रही थी। उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे भाई लोग ज़बरदस्ती गुंडे की दम पर मकान को कब्जा करने के प्रयास में आए, मारपीट किया मुझे और हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष जी को, तमाम लोगों को। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन ने क्यों हम लोगों की बात नहीं सुनी। हम जब अपने आज की इस सरकार के अंतर्गत जो हिंदुत्व की सरकार है उसमें हम अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कहाँ करेंगे, कब करेंगे, क्या होगा। न तो कोई सुनवाई कर पा रहे हैं, न पुलिस प्रशासन कोई बात सुन रहा है, न कोई कार्रवाई हो रही है। ताला बंद करके हम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आला अधिकारी के पास मैं गया तो उन्होंने कहा भाई आप मंदिर निर्माण कर रहे हैं, उनको तो जो नीचे से फिट किया गया वही वो बता रहे हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की सर मैंने तो ट्रस्ट बना के दिया, कोई गलत काम तो किया नहीं, और मंदिर जब बनेगी तब बनेगी, अभी तो मंदिर कोई निर्माण है नहीं। अब मुझ पर दबाव पड़ रहा है कि वहाँ मूर्ति हटा लीजिए आप। तो मूर्ति हम अपने घर पे मूर्ति नहीं रख सकते, मंदिर जब बनाएंगे तब ना हम कोई काम करेंगे। हम तो मूर्ति रख के पूजा पाठ कर रहे हैं भाई। कार्यालय है, वहाँ कार्यालय बना, कार्यालय में हम अपने भगवान को नहीं स्थापित करेंगे। हम अपने घर में अपने भगवान को नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सड़क पर रखेंगे। हैं परिचय मनोज जायसवाल। मैं सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि मैं अपनी व्यथा आपके सामने पेश कर सकूं। हमारी सरकार बहुत अच्छी, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे, हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छे, उनकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी, सभी को धन्यवाद। हमें श्री मनोज जी के द्वारा उनकी स्व खरीदी हुई बिल्डिंग का एक हिस्सा ट्रस्ट को अपने कई उद्देश्यों के साथ समिति को दिया, ट्रस्ट को दिया और उस पर क्रमानुसार सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी क्रम के अंतर्गत 28 तारीख को 2:30 बजे भगवान ने प्रवेश किया। रामचरितमानस का पाठ होना था, धार्मिक कार्य होने थे, लेकिन आपके भाई और भतीजों के द्वारा प्रताड़ित होकर के हम लोग कार्यक्रम ना कर सके। हमारे भगवान जगन्नाथ अपने स्थान पर विराजमान हैं, जो कि हमारा मुख्य कार्यालय है। उनकी सेवा पूजा नित्य होनी चाहिए, ये हमारा धर्म है,
हमारे परंपरा के अंतर्गत है, लेकिन प्रशासन ने ताला बंद करके उनको अपनी कस्टडी में रखा है। क्या मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे? मैं चाहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। हमारे पुलिस अधिकारी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है। केवल दुख इसी बात का है। वो निर्णय कुछ भी लें, व्यवस्था की दृष्टि से वो निर्णय लेंगे, अच्छा निर्णय होगा, लेकिन मैं यही चाहूँगा कि हमें भगवान की सेवा और जिस उद्देश्य से हमें मिला उसकी पूर्ति में कोई व्यवधान न डाले और वो स्वयं भी व्यवधान न डालें। केवल उनसे यही आग्रह है, निवेदन है। क्या परिचय? मैं हरिश्चंद्र गुप्त, श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा महोत्सव समिति, जो कि इसका कार्यालय इस भवन में ही है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जहां समाजवादी पार्टी पर लोकसभा चुनाव को लेकर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि गठबंधन चाहे जिस पार्टी से जो भी कर ले मगर जीतेगी भाजपा, खिलेगा कमल। साथ ही उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी निशाना साधा है। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि जो सेवा भाव से काम करना चाहता है वही ये सारी चीज़ें समझ सकता है, बाकी जो जहां परिवार से मिली सत्ता में बैठ गए हैं उनको इसका क्या मतलब मालूम होगा। ऐसे में अखिलेश यादव पर उन्होंने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इस पूरे मामले पर। और एक तरह से पूर्वांचल में 2024 का विजन आपका? देखिए, पूरा पूर्वांचल, पूरा उत्तर प्रदेश मोदीमय है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के लोगों ने मन बना लिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुनना है। जब भी चुनाव होगा, सपा, बसपा, कांग्रेस या कोई भी दल भाजपा के खिलाफ अलग अलग लड़ेंगे तो भी साथ मिलकर के लड़ेंगे, तब भी कमल ही कमल खिलेगा। राहुल गांधी की हालात अच्छे नहीं है, यही वजह है कि प्रधानमंत्री को अभी से करना पड़ रहा है। देखिए, उनको आराम करने की आदत है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जनता की सेवा करने की आदत है। तो जिन्होंने शोषण किया है वो सेवा का मतलब नहीं जानते हैं, वो टिफिन बैठक का मतलब नहीं जानते हैं, वो महाजनसंपर्क का मतलब नहीं जानते हैं, महाजनसंपर्क से महाजन समर्थन जुटाने का मतलब नहीं जानते हैं, महाजन समर्थन से महाविजय प्राप्त करने का मतलब नहीं जानते हैं। वह तो सीटी बजाओ और सब उनको वोट दे दें, तुष्टीकरण, जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति के आधार पर कुछ दिनों के लिए सत्ता में जरूर रहे हैं, लेकिन अब सत्ता में बने रहने के लिए तरीके बदल गए हैं। अगर जो सेवा करेगा जनता आशीर्वाद देती है। जूना अखाड़े के महंत हरिगिरी महाराज जी ने जहां अब बड़ा बयान दिया है, कुंभ की सारी व्यवस्थाएं अखाड़ों से जुड़े नाम पर रखने की मांग की है, तो साथ ही संगम क्षेत्र के आसपास मांस, मछली, अंडा ये सब बेचे जाने पर रोक लगाने की मांग करते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। प्रयागराज को प्रयाग कैसे साबित हो उसके बारे में तमाम चिंतन व्यवस्थाएं हुई। सभी जगत गुरुओं के नाम पे चौराहा और थानों के और सेक्टरों का नाम रखा जाए। तो उसमें रामानंद जी की जन्मस्थली भारद्वाज तो अपने आप में ही है, भारद्वाज वन, भारद्वाज सब सारी व्यवस्थाएं, भारद्वाज के मुख्य भी यहाँ के देवता हैं। तो इसलिए ये भगवान राम का वन गमन, जो कि कोई शहर सिटी नहीं थी उस जमाने में। आप जानते जमुना बैंक बनने के बाद ही तमाम कीटगंज, मुट्ठीगंज, दरियाबाद तमाम शहरों का जन्म दिया गया है। चौक आदि जो कुछ भी है ब्रिटिश काल में बसाया गया है। तो इस तरीके से जितने सिविल लाइन देख रहे ये सब बाद में बस आबादी बसाई गई है। पहले अपने आप में खाली भारद्वाज वन के नाम से प्रसिद्ध था। ऐसे रामगमन बोलते हैं। कुंभ मेले की सारी व्यवस्थाएं, सन्मूल व्यवस्थाएं अखाड़ों घाट के नाम से और अखाड़ों की पहचान के नाम से रखा जाए, ऐसी मांग किया गया है। और अंडा, मांस, शराब, मांस जो कुछ भी है, दारागंज है, गंगा किनारे अंडा है, मांस जो खुला बिक रहा है दारागंज स्टेशन के सामने, प्रयाग के सामने और या जंक्शन के सामने कहीं भी, उसको पूरी तरह से प्रयाग में प्रार्थना किया गया। कमिश्नर साहब से, डीएम साहब से, मेला अधिकारी से, संयुक्त रूप से तमाम अधिकारियों से प्रार्थना किया गया
आने वाले माघ मेले में करोड़ों लोगों की आत्माओं को ठेस पहुँचती, दुख पहुँचता, कष्ट होता है। इसलिए उनसे प्रार्थना किया गया कि विशेष रूप से उनका ध्यान आकर्षण कराया गया कि दारागंज जो सब्जी मंडी है वहाँ मांस की दुकानें हैं, स्टेशन के सामने मांस की दुकानें हैं। अनेक प्रकार उनको कहने के बाद, वार्तालाप करने के बाद वो डायरेक्ट कहते हैं कि हम राजस्व देते हैं, हमारा लाइसेंस बना हुआ है और हमारा उद्योग है। हमारा कहने का अर्थ उनको ये कहीं दाएं बाएं बाउंड्री बनाकर मकान में किसी दाएं बाएं शिफ्ट किया जाए, उचित व्यवस्थाएं दिए जाए, मंडी बनाई जाए, अलग अलग बनाए जाए, लोगों की भावनाओं को ध्यान रखा जाए, खून आदि नाली में न आवे, ये पूरी तरह से लोगों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए, ये मांग। संगम नगरी प्रयागराज, जहां स्मार्ट सिटी के तहत आज से 2 साल पहले साइकिल शेयरिंग योजना का शुभारंभ हुआ था और ऐसे में जहां शहर के विभिन्न चौराहों पर साइकिल स्टैंड बनाए गए थे, मगर अब ये योजना भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। जहां साइकिल शेयरिंग में आधा घंटा शुरू का फ्री था और उसके बाद आपको 1 घंटा प्रति के हिसाब से 10 रुपये चार्ज देना था, मगर ये योजना कहीं ना कहीं पूरी तरह ठप हो गई है। और जहाँ अब धरना स्थल के पास बने यार्ड में ये साइकिल धूल फाक रही है और बारिश में खराब हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस योजना के अंतर्गत सैकड़ों साइकिल यहाँ कबाड़ में पड़ी है, मगर चौराहों पर नई साइकिल लगाई गई है और स्टैंड कहीं ना कहीं खाली है। प्रयागराज में आज से 2 साल पहले जहां स्मार्ट सिटी के तहत पब्लिक साइकिल शेयरिंग योजना का आगाज़ किया गया था, जिसकी पूर्व महापौर ने उद्घाटन किया था और ऐसे में सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। बता दें, जहां ये साइकिल शेयरिंग योजना को शुरू किया गया था, जिसके पहले के आधे घंटे फ्री होने थे और उसके बाद इसका 10 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से चार्ज लिया जाना था। शहर में कई कोने में इसके स्टैंड बनाए गए थे। हम बता दें आपको कि अब ये साइकिल शेयरिंग योजना जो स्मार्ट सिटी के तहत बनाई गई थी, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। बता दें, ये साइकिल शेयरिंग योजना जो थी स्मार्ट सिटी के तहत, आज साइकिल कबाड़ में पूरी पड़ी हुई हैं और जहाँ ये साइकिल अब पूरी तरह से डंप होकर धरना स्थल के पीछे एक यार्ड में पड़ी हैं, जहां सैकड़ों साइकिल अब जहां पानी में भीग रही हैं और पूरी तरह से धूल फाक रही हैं। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जहां स्टैंड पे साइकिलों की कमी है और ये योजना किस तरह से अब नाकाम साबित होते दिखाई दे रही है स्मार्ट सिटी की, और इन साइकिलों को क्यों नहीं स्टैंड पर लगाया गया और शहर में और अन्य जगह स्टैंड क्यों नहीं बनाए गए और यार्ड में इस तरह से पड़ी साइकिल धूल फाक रही है और जहां पानी पड़ रहा है और ख़राब हो रही है, जिससे लाखों रुपए की कहीं ना कहीं सरकार के पैसे की बर्बादी हो रही है। अब देखना होगा इस पर आगे किस तरह की कार्रवाई होती है या फिर साइकिल इसी तरह से कबाड़ में पड़ी रहती है। सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जहां पूरब की ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, साथ ही इलाहाबाद को आईएएस की फैक्ट्री भी कहा जाता था, जहां आईएएस सबसे ज़्यादा इलाहाबाद से निकलते थे, मगर कहीं ना कहीं जब पूरब की ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग डाउन हुई और इसके पीछे क्या वजह थी, इस पर क्या कुछ कहना है एबीवी की पीआरओ जया कपूर का, किस कारण ये समस्या हुई और इसको कैसे सुधारा जाएगा, आइए दिखाते हैं। जी 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 एक बहुत बड़ी वजह हमारे यहाँ ये थी कि हमारे यहाँ टीचर्स बहुत कम थे। तो जब टीचर्स कम होते हैं तो टीचिंग और रिसर्च दोनों ही अफेक्ट हो जाते हैं, दोनों पे ही असर पड़ता है। और अब पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा टीचर्स के अपॉइंटमेंट हुए हैं और ये अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया सतत चल रही है। तो हमको आशा है कि और नए टीचर्स आएंगे। जब नए टीचर्स आएंगे तो टीचर टॉट रेशियो हमारा बेहतर होगा और उसके साथ और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ जो रिसर्च हो रही है वो बेहतर हो जाएगी। तो विश्वविद्यालय की रैंक। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने, जहां सर्किट हाउस में विधायक, सांसद व जिला अधिकारी, सीडीओ समेत ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों के साथ बैठक की। गांव में किस तरह से बेहतर व्यवस्थाएं हों और ग्रामीण इलाकों का विकास हो सके, साथ ही शहरी इलाकों में पेयजल की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बेहतर बनाया जा सके, जिसको लेकर ये बैठक की गई। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी अधिकारियों को बेहतर सुविधा और विकास के कार्यों को तेज गति से बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया। वीडियो सम्मेलन था ये प्रयागराज मंडल का और ये प्रदेश के सभी 18 मंडलों में क्रमशः आयोजित करने का उद्देश्य ब्लॉक प्रमुख और वीडियो मिलकर के जैसे शहरों को विकसित किया जा रहा है वैसे गांवों को विकसित किया जाए। दूसरा,
गांव के अंदर और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके समाधान के लिए प्रत्येक माह ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में खंड विकास अधिकारी और ब्लॉक स्तर के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में सभी ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक होती है और उसमें जो समस्याएं नीचे से आती हैं फिर प्रत्येक महीने ही जिला अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में जिले भर के ब्लॉक प्रमुखों की बैठक जिले में होती है, जिसमें सारे खंड विकास अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। जो समस्याएं ब्लॉक स्तर की नहीं हल हो सकती हैं उसे जिले स्तर से, और जो जिले में नहीं हल हो सकती हैं जिले की रिपोर्ट के आधार पर शासन को प्रेषित किया जाता है, उसको हम हल कराने का काम करते हैं। हमारा प्रयास है स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट विलेज बने। साधु संतों के साथ महाकुंभ की तैयारी को लेकर बैठक हुई संपन्न। महाकुंभ में पड़ने वाले प्रमुख स्नान पर्वों की तारीख हुई तय। सीएम योगी आदित्यनाथ बाद में तारीखों का करेंगे औपचारिक ऐलान। महाकुंभ से जुड़े अफसरों के साथ साधु संतों ने स्नान पर्वों की तारीखों को लेकर किया अनुमोदन। ऐसे में क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले में मेलाधिकारी का, आइए दिखाते हैं। हमारी परंपरा है, अब महाकुंभ के आयोजन के लिए आज पहली बैठक माननीय परम पूजनीय हमारे अखाड़ों के सानिध्य में संपन्न हुई। हमारी कार्य योजना जो शासन द्वारा निर्देशित किया गया था उसको हमने प्रस्तुत किया। सभी हमारे जितने भी विभाग हैं उन सबकी जो समेकित कार्य योजना है वो अखाड़ों को प्रस्तुत की गई और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत अभिनंदन किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया गया। उनके द्वारा बहुत अपने अनुभव से बहुत गत कुंभ के अनुभवों के आधार पर बहुत अमूल्य सुझाव दिए गए, जिसको हम लोगों ने सूचीबद्ध कर लिया है और अपनी कार्य योजना में उसको अंगीकार करते हुए आगे गुणवत्तापूर्वक समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। जो पिछले गत मेले के जितनी भी श्रद्धालुओं की संख्या थे उससे हम लोग बृहद स्तर पर ही हर एक घटक में आंकलन कर रहे हैं, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो यातायात प्रबंधन की बात हो, चाहे लेआउट की बात हो, चाहे शहर के सुदृढ़ीकरण, सड़कों का सुदृढ़ीकरण, यहाँ 15 पुल बन रहे हैं। तो विभिन्न योजनाओं में इसमें कार्य हो रहा है और इसको हम लोग जैसे माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि अक्टूबर 2024 तक सभी परियोजनाओं को हमें पूर्ण करना है, स्थायी परियोजनाओं को, तो उसको समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण करने की प्राथमिकता से हम लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत ही अमूल्य सुझाव हैं उनके मार्गदर्शन में। जैसे पिछले मेले में बहुत अच्छे सामंजस्य के साथ वातावरण में मेला संपन्न हुआ, उनके सानिध्य में जितने करोड़ों श्रद्धालु आए, कल्पवासी यहाँ निवास किए, तीर्थयात्री आए, सभी के लिए अच्छी सुविधाओं के लिए शासन ने परिकल्पना की थी, उसको क्रियान्वित किया गया था। उसी तरह इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।